everyone, this is regarding our new batch announcement, that is marks improvement batch. ये उन जेई एंड एई एस्पायरेंट्स के लिए स्पेशल बैच है जो अपने लगभग कट ऑफ मार्क्स के आसपास जिनके मार्क्स रह जाते हैं और जिनका अभी तक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। तो ये बैच सभी के लिए नहीं है, ये बैच ओनली एंड ओनली सिर्फ उन्हीं एई एंड जेई एस्पायरेंट्स के लिए होगा जिनके मार्क्स कट ऑफ मार्क्स के बहुत ही आसपास रह जाते हैं या रह गए हैं। तो उनको अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए ये बैच हम लोग लेकर आए हैं। इस बैच में बहुत सारी हमारे पास खासियत है जो आप लोगों को, जो कि अपने कट ऑफ मार्क्स के बहुत आसपास हैं, उनको 100% हमारा अश्योरेंस रहेगा आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। सो दिस इज द बैच फॉर अश्योरेंस ऑफ द सिलेक्शन। क्लियर? तो इस बैच के बारे में क्या बातें हैं सर, क्या मेन बातें हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इस बैच में मैं आप लोगों को पावर सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो पावर सिस्टम का मैं एज अ यहां पर आज डेमो लेक्चर भी बात करूंगा कि इस बैच में हम लोग कैसे आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं पर्टिकुलरली इस बैच में बात करूं तो हमारे इस बैच के फीचर्स क्या होंगे, तो इस बैच के फीचर्स होंगे बैच ऑफ एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स विद एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। यू आर द एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स। आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोगों के मार्क्स कट ऑफ मार्क्स के आसपास है। इसका मतलब आप लोगों ने एक बार अपने सभी सब्जेक्ट्स एक बार उन सबको थ्रूली पढ़ा हुआ है। क्लियर है? तो उन सब्जेक्ट्स को हम इस तरह से डील करेंगे कि आप लोगों को मेन सारे पॉइंट्स थ्योरी एक बार लिखवाते हुए चलेंगे। सो इट इज द लाइव बैच विद थ्योरी। और साथ ही साथ इस बैच में सबसे मेन बात कि आप लोगों का अश्योरिटी हम लोग ले रहे हैं सिलेक्शन की, तो इसके लिए बहुत जरूरी है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो है आपका प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग आप लोगों का मोर देन 10,000 क्वेश्चंस क्लास में ही आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। तो ध्यान रखें, थ्योरी यहां पर वही लिखवाई जाएगी जो एग्जाम से रिलेटेड हो, क्योंकि चीजें समझाने वाली चीजें आप लोगों ने समझी हुई है। यहां पर हम लोग डायरेक्ट 2 पॉइंट बात करेंगे थ्योरी में और सीधे प्रैक्टिस करेंगे लगभग 10,000 क्वेश्चंस की। क्लियर है? सेकंड, यहां पर सेपरेट लाइव डाउट सेशन होगा। लाइव डाउट सेशन का मतलब है जितने भी आपके डाउट होंगे तो कहीं पर टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप पर हम लोग नहीं बात करेंगे, हम लोग लाइव बात करेंगे। तो इसके लिए अलग से डाउट सेशन की लाइव अलग से सेशन होंगे, अलग से क्लासेस होंगी डाउट्स के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक वाइज क्विज होंगे, क्योंकि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि एक बार सिलेबस करने के बाद फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, नहीं। वो टेस्ट सीरीज तो आपके पास है ही, साथ के साथ हम लोग जैसे जैसे टॉपिक हमारे कवर होते जाएंगे, जैसे पावर सिस्टम में मैंने ट्रांसमिशन पढ़ाया तो ट्रांसमिशन का हम एक क्विज करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन पढ़ाया उसका एक क्विज करेंगे। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को फॉल्ट पढ़ाया तो फॉल्ट का एक क्विज करेंगे, प्रोटेक्शन का क्विज करेंगे, यूटिलाइजेशन का क्विज करेंगे। तो यहां हम हर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज हम लोग क्विज करते हुए चलेंगे। और जब क्विज में आप लोग अपनी परफॉर्मेंस चेक करोगे कि हाँ, now I am perfect in this particular topic, not only particular subject, only mostly the on particular topic। तो पर्टिकुलर टॉपिक पर हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हो पूरे सब्जेक्ट का, फिर हम लोग टेस्ट सीरीज देंगे। तो टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पर क्विज आप लोगों को मोर देन 30 क्विज हम लोग करवाएंगे। हर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज आपके क्विजेज होंगे। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से इतना सब कुछ करने के बाद आप लोगों के सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। तो ध्यान रखें, जो लोग अपना रैंक जो है या अपना जो कट ऑफ मार्क्स के आसपास जिनके मार्क्स रह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही प्यारा बैच होने वाला है। पिछले साल इसी वक्त, इसी महीने लगभग अप्रैल मई के टाइम पर हम लोगों ने एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया था और उस प्रैक्टिस बैच के भी काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले कि जिन लोगों का इस बार जेई और एई के डिफरेंट एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, उन लोगों ने ये फीडबैक दिया कि प्रैक्टिस बैच यानी वो जो 6,500 क्वेश्चन की बुक का सॉल्यूशन है सर, वो बहुत हेल्पफुल रहा। हम लोगों ने उसी में थोड़ा सा और अश्योरिटी ऐड करने के लिए कि सिलेक्शन बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ चांसेस बढ़ जाएं, तो उसके लिए हम लोगों ने उन क्वेश्चंस को तो यहाँ पर रखा ही है, साथ के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और थ्योरी भी इंट्रोड्यूस करवाई है, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन थ्योरी एवरीथिंग विल बी क्लियर, कि आप लोगों को ना प्री में कोई दिक्कत आएगा ना किसी एग्जाम के मेंस में कोई दिक्कत आएगा। क्लियर है? इस पर्टिकुलर बैच के लिए आप पंकज गर्ग सर को इस नंबर पे या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, या इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, इट इज 9680249842। तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पंकज गर्ग सर के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सर का नंबर है 9351643127।
तो आप मुझे या गर्ग सर को फोन कर सकते हैं या अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जिन लोगों का सिलेक्शन काफी टाइम से रुका हुआ है या जिनका ये सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है या काफी अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो उनको ये अश्योरिटी दी जा रही है इस बैच में कि आप लोगों को काफी अच्छा प्रैक्टिस करवाया जाएगा। थ्रूली सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए जाएंगे कि आप लोगों का सिलेक्शन के चांसेस 100%, लगभग 100% चांसेस आप लोगों के बन जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें मैं आप लोगों से स्टार्ट करूंगा कि मैं इसमें पावर सिस्टम कैसे डील करने जा रहा हूं। तो इसके लिए हम लोग डेमो एक बार बात कर लेते हैं। सपोज मैंने आज डेमो के लिए टॉपिक उठाया है, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक हम लोग पावर सिस्टम में यही पढ़ते हैं, दैट इज पावर एंड पावर फैक्टर। दिस इज द बेसिक ऑफ द ओवरऑल पावर सिस्टम। अब इस बैच में हम लोग इस टॉपिक को कैसे लेंगे, तो इसके लिए मैं आप लोगों से एक बार बात कर लेता हूं। सपोज जब हम लोग क्लास में इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, सपोज दिस इज पावर एंड दिस इज पावर फैक्टर। तो सबसे पहले मैं पावर के बारे में बात करूंगा, तो थ्रूली बात करते हुए चलेंगे। पावर के बारे में बात करें तो पावर हमारे पास कितने तरह की होती है सर, दो तरह की होती है, P प्लस JQ। P और Q के कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग S से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट S इज नॉट अ पर्टिकुलर पावर। पावर सिर्फ दो ही तरह की होती है, P एंड Q। आपको इनके नाम याद होने चाहिए, जैसे कि आप लोगों को S वाली पावर का नाम पता है, दिस इज नॉन एज एपरेंट पावर। P is known as real or active power and Q is known as imaginary or reactive power. This is reactive power. स्पेशली आप रियल पावर का नाम एक्टिव पावर के नाम से और एवरेज पावर के नाम से भी आप लोग इसे याद रखें। दिस इज, इन सब की आपको मेनली यूनिट याद रखनी है। इसकी वोल्ट एम्पियर, इसकी हमारे पास वॉट यूनिट है एंड इसकी यूनिट हमारे पास VAR इज द यूनिट। वोल्ट एम्पियर एंड रिएक्टिव पार्ट VAR। क्लियर। इनके फॉर्मूलाज पर बात करें तो आप लोगों को सबसे मेनली इन पावर्स की जरूरत किसको है, तो ध्यान रखें तीन तरह के लोड हमारे पास होते हैं, R, L एंड C। इन तीनों लोड को ही हमारे पास पावर्स P एंड Q की रिक्वायरमेंट है। तो हम P और Q का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन इन तीन लोड के अकॉर्डिंग हम लोग देंगे। बताइए, सबसे पहले R के लिए बात करें तो ध्यान रखना R सिर्फ और सिर्फ P के साथ डील करता है, रजिस्टर को Q से कोई मतलब नहीं है। यानी Q के लिए, रजिस्टर के लिए Q का वैल्यू कितना होगा, 0। और उसी तरह से इंडक्टर और P को, इंडक्टर और कैपेसिटर को P से कोई मतलब नहीं, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर की P कितनी होती है, 0 होती है। अगर इंडक्टर के लिए Q की बात करूं तो ध्यान रखना प्लस में हमारे पास Q आती है और या माइनस में आती है। ये प्लस साइन क्या शो कर रहा है, ये प्लस साइन ये शो कर रहा है कि इंडक्टर Q को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। एंड माइनस क्या शो करेगा सर, माइनस शो करेगा कि कैपेसिटर Q को क्या करेगा, डिलीवर। आई थिंक आप ये सब बातें जानते होंगे अगर आप अपने कट ऑफ मार्क्स के आसपास हैं। तो ये आप लोगों का बेसिक्स जो आप लोगों को इस बैच में बताया जाएगा डायरेक्टली। मेनली अब आप लोग टोटल बैच ज्वाइन करते हो तो उसमें RLC को पूरा डेराइव करवाया जाता है। यहां हम लोग डेरिवेशन को कम से कम प्रीफर करते हुए और 2 पॉइंट रिजल्ट पर बात करते हुए हमारे मेन प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। ठीक है गाइज, सबसे पहले अगर मैं बात करूं रजिस्टर के लिए तो रजिस्टर का Q 0 होने का मतलब क्या है, तो Q 0 होने का मतलब है दैट इट विल रिप्रेजेंट द यूनिटी पावर फैक्टर। इंडक्टर के लिए Q पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, इंडक्टर के लिए Q पॉजिटिव होने का मतलब है दैट इज कॉल्ड लैगिंग पावर फैक्टर। और कैपेसिटर के लिए बात करें तो कैपेसिटर के लिए Q का वैल्यू माइनस होने का मतलब है दैट इज कॉल्ड लीडिंग पावर फैक्टर। तो ध्यान रखिएगा कि Q की वैल्यू हमारे पास रिप्रेजेंट करती है कि आप लोगों का पावर फैक्टर यूनिटी होगा, लैगिंग होगा या लीडिंग होगा। सो Q के ये तीन वैल्यू पॉसिबल है, 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड अकॉर्डिंग टू दैट तीन पावर फैक्टर हमारे पास पॉसिबल है। बहुत बढ़िया, ये हमारे तीनों लोड के तीनों पावर के साथ डीलिंग हुई। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट। इसके लिए हम लोगों ने थ्योरी के बाद एक प्रैक्टिस सेशन भी रखा है जिसमें हम लोग अभी प्रैक्टिस भी करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर पावर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करें तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आप S बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे VI, जिसमें I का हम लोग क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। और अगर मुझे सिर्फ S का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लोग सिर्फ VI लिख देते हैं गाइज। बताइए S के बाद अगर हम P और Q निकालना चाहें तो ध्यान रखें P हमारे S का कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट, सो इट विल बी cos फाई, एंड S का Q कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, सो इट विल बी S sin फाई। S का वैल्यू पुट करें तो S का मैग्नीट्यूड होता है VI और ये हमारे पास कितना है साथ में cos फाई। तो आई थिंक सब लोग P का फॉर्मूला जानते होंगे, VI cos फाई, और Q का फॉर्मूला अगर लिखें तो S की जगह VI दैट इज VI sin फाई। तो ध्यान रखें ये P और Q के फॉर्मूला है वोल्टेज और करंट की फॉर्म में। और जब हम लोग इंपीडेंस की फॉर्म में बात करेंगे, जिससे हमारे पास क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं, तब हम लोग P बराबर I स्क्वायर R, क्योंकि P R के साथ डील करता है, या V स्क्वायर अपॉन R।
और अगर Q की बात करूं तो I²X या V²/X लेते हैं। कैसे, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना ये P और Q के फॉर्मूला S की फॉर्म में या VI की फॉर्म में, आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पावर, जो हम लोगों को मेनली हमारे पास काम का टॉपिक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पावर फैक्टर पर। सर ये पावर फैक्टर क्या होता है, तो लिसन वेरी केयरफुली गाइस। पावर फैक्टर से बात करें तो पावर फैक्टर एक्चुअल में पावर का फैक्टर, ये फैक्टर यानी हिस्सा है। कौन सी पावर का, तो ध्यान रखना टोटल पावर S में से हमारी यूजफुल पावर P का कितना हिस्सा है, कितना फैक्टर है, ये रिप्रेजेंट करता है पावर फैक्टर। बताइए, यानी पावर फैक्टर क्या होता है सर, टोटल पावर S में से हमारी यूजफुल पावर या रियल पावर P का कितना हिस्सा है, कितना फैक्टर है, दैट विल कॉल्ड पावर फैक्टर। अगर हम P को ओपन करना चाहें तो P का फॉर्मूला हमारा S cos phi एंड दिस इज S, सो फाइनली द फॉर्मूला विल बी cos phi, जिसमें phi इज द एंगल बिटवीन V एंड I। इट इज। बात करें अगर P और S की, तो आप सबको पता है कि P किसके साथ डील कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ R के साथ, और टोटल पावर किसके साथ डील करेगी, टोटल इंपीडेंस यानी कि Z के साथ। तो सबसे मेन फॉर्मूला पावर फैक्टर का आप ये याद रखेंगे, और ये फॉर्मूला आई थिंक सबको पता है cos phi पावर फैक्टर का, जिसमें phi किसके बीच का एंगल है, V एंड I के बीच का एंगल है। बहुत ही बेहतरीन। पावर फैक्टर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए कि कम से कम होना चाहिए, तो मुझे बताएं आप लोग क्या चाहते हो कि आपकी टोटल अपरेंट पावर में से आपकी यूजफुल पावर, रियल पावर ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए कि कम से कम। तो सर हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी यूजफुल या एक्चुअल पावर ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। बताइए उसके लिए पावर फैक्टर भी क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। तो हम लोग कोशिश हमेशा यही करते हैं कि पावर फैक्टर ज्यादा से ज्यादा हो। अब पावर फैक्टर को ज्यादा से ज्यादा अगर आपको रखना है तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए पहली बात तो ये याद रखें कि पावर फैक्टर का फॉर्मूला जो ये P/S होता है, बताओ इसमें S को क्या कहेंगे। सर S जो है वो P और Q का कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो P² + Q²। यानी अगर आपको पावर फैक्टर बढ़ाना है तो एक ही तरीका है, पावर फैक्टर बढ़ाना है तो एक काम करो, अपने सर्किट में Q की डिमांड को कम से कम कर दो। अगर आपने पावर फैक्टर बढ़ाना है तो Q की डिमांड को कम से कम करना होगा। यानी अगर पावर फैक्टर किसी ने लो कर रखा है तो जरूर उसने पावर फैक्टर को लो कर रखा है, यानी Q की डिमांड बढ़ा रखी है। और Q की डिमांड कौन करता है, तो Q को एब्जॉर्ब करने का काम सर इंडक्टर करता है। तो जहां पर भी लैगिंग पावर फैक्टर होगा, जहां पर भी इंडक्टिव लोड होगा, वो Q की डिमांड को बढ़ा के पावर फैक्टर की वैल्यू को कमजोर बना के रखता है। अगर आपको पावर फैक्टर इंप्रूव करना है तो ऐसा कोई एलिमेंट लगाओ जो हमारे रिएक्टिव पावर के डिमांड को कम कर दे, यानी कि रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करने की जगह डिलीवर करके दे दे। तो बताओ पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए सबसे सूटेबल एलिमेंट कौन है, कैपेसिटर। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा थ्रूली बात करेंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से ये मेन कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। दिस इज अबाउट पावर एंड दिस इज अबाउट पावर फैक्टर। बताइए पावर हमारे पास 3 लोड RLC के साथ कैसे डील करती है, वो यहां मैंने लिखवाया, और पावर फैक्टर हमारे पास किस तरह से P और S के साथ डील करता है, ये मैंने यहां लिखवाया। बात करेंगे थोड़ा सा आगे, लिसन वेरी केयरफुली गाइस। रीजन फॉर लो पावर फैक्टर, पावर फैक्टर के लो होने के क्या रीजन है, हम लोग पूरा थ्रूली हम लोग यहाँ पर थ्योरी देखते हुए चलेंगे। तो पावर फैक्टर के लो होने का मेन रीजन क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा मोस्ट ऑफ द लोड, हम जो सबसे ज्यादा मोटर यूज कर रहे हैं वो हर जगह कौन सी मोटर यूज कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द मोटर हम जो यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंडक्शन टाइप मोटर। इंडक्शन टाइप मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग होता है। और बताओ लैगिंग पावर फैक्टर वाली Q को एब्जॉर्ब करता है, और Q की डिमांड जितनी ज्यादा होगी पावर फैक्टर उतना ही पुअर होगा। अभी फॉर्मूला से बताया था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर फैक्टर, सो इट इज P/S। बताओ S को क्या लिखोगे, दिस इज P² + Q²। जितने भाई इंडक्टिव लोड है, इंडक्शन टाइप की मोटर्स हैं, वो Q की बहुत ज्यादा डिमांड करती है, यानी पावर फैक्टर बहुत ही क्या होता है, पुअर। तो बताओ हमारे पास पावर फैक्टर लो होने का पहला रीजन क्या है, हमारी मोस्ट ऑफ द मोटर इंडक्शन टाइप की होती है। दूसरा रीजन अगर मैं बात करूं तो लो पावर फैक्टर में ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सबसे लो पावर फैक्टर किसका होता है, आर्क लैंप का। ध्यान रखना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है लोवेस्ट पावर फैक्टर किसका होता है, तो आप या तो आर्क लैंप कहेंगे या आर्क फर्नेस। सेकंड ऑप्शन अगर आपको आर्क लैंप नहीं दिया गया तो आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप आपके पास सेकंड ऑप्शन होगा, और थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रिकल हीटिंग फर्नेस होगा। ध्यान रखना ये सब किस पर काम करते हैं, लो पावर फैक्टर पर। तो सबसे लोवेस्ट पावर फैक्टर की फॉर्म में हमारे पास कौन है, आर्क लैंप, देन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप, देन इंडस्ट्रियल हीटिंग फर्नेस। थर्ड हम लोग बात करें लो पावर फैक्टर के रीजन का, तो ध्यान रखना जब भी लाइट लोड होता है, बताओ जब लोड कम हो तो फेरांटी इफेक्ट वोल्टेज को राइज करता है, तो वोल्टेज हमारा राइज होगा। और वोल्टेज राइज होने का मतलब है कि हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट, आई थिंक आप लोगों ने इंडक्शन मोटर में पढ़ी होगी, मैग्नेटाइजिंग करंट का फॉर्मूला मशीन में पढ़ते हो, दिस इज V/JXM।
बताइए V अपॉन XM तो ठीक है, प्लस जे ऊपर जाएगा तो माइनस जे यानी -90। माइनस का मतलब ये लैगिंग करंट है। ध्यान रखना, नो लोड की कंडीशन में फेरांटी इफेक्ट की वजह से जब वोल्टेज राइज होता है तो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट भी राइज होता है। और मैग्नेटाइजिंग करंट हमारे कौन से नेचर का है सर? लैगिंग नेचर का है। बताओ, लैगिंग नेचर का करंट राइज हो रहा है यानी कि रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ रही है। IM बढ़ रहा है, लैगिंग करंट बढ़ रहा है, यानी रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ रही है, और रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ेगी तो पावर फैक्टर बहुत ही क्या हो जाएगा? पुअर। तो बताओ इस केस में हमारे पास पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? पुअर, या फिर कह सकते हो लो। तो ये 3 रीजन से हमारे पावर फैक्टर लो होने के। इट इज तीनों को आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें यहां से एग्जाम से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। अब रीजन तो हम लोगों ने पढ़ लिए, तो ऐसा कोई तरीका है क्या जिससे हम पावर फैक्टर इंप्रूव कर सकें? ऐसा कोई एडवांटेज है क्या? तो सबसे पहले हम पावर फैक्टर को इंप्रूव करने से पहले उसको इंप्रूव करने के एडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज के बारे में बात करूं तो आप सबको पता है कि हमारे पास सिंपली P बराबर क्या फॉर्मूला होता है? VI cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला। फ्रॉम हियर मान लीजिए हम एक पर्टिकुलर पावर को एक पर्टिकुलर वोल्टेज की लाइन से ट्रांसमिट कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए अंबानी ने एनटीपीसी वालों को फोन किया, यार 10 मेगावाट की पावर भेज दो। अब एनटीपीसी वालों ने 10 मेगावाट की एक पर्टिकुलर पावर को मान लीजिए 33 केवी की लाइन, 66 केवी की लाइन, या 132 केवी की लाइन, या 220 केवी की लाइन, जितने भी केवी की लाइन से भेजना है उस पर्टिकुलर वोल्टेज पर उसने ट्रांसमिट कर दिया। तो बताओ, एक पर्टिकुलर पावर को एनटीपीसी वाले ने अंबानी के लिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन से ट्रांसमिट किया, तो बताओ पावर और वोल्टेज तो हो गए कांस्टेंट। तो बताइए यहां पर अब बचा कितना है सर? आई बचा है और कॉस थीटा बचा है। बताओ, आई को तो अपनी तरफ ही रखिए, कॉस थीटा को नीचे भेज दीजिए। तो बताइए आई अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इसका मतलब पावर फैक्टर और करंट एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एडवांटेज की बात करें पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में, तो बताइए हमारा पावर फैक्टर जितना बढ़िया होगा, बताइए हमारी करंट की वैल्यू उतनी ही क्या होगी? कम। बताइए करंट की वैल्यू जितनी कम होगी, बताओ करंट हमारे घर में 2 टाइप के बोर्ड होते हैं। 5 एम्पियर का बोर्ड होता है, एक 15 एम्पियर का बोर्ड होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप मोबाइल चार्जर, फैन का वायर देखोगे तो पतले पतले वायर होते हैं, क्योंकि ये 5 एम्पियर से ज्यादा करंट ड्रॉ नहीं करते। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक आयरन का, एसी का, फ्रिज का, इनके वायर देखोगे तो काफी मोटे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे हेवी लोड हैं, ये 15 एम्पियर तक करंट ड्रॉ करते हैं। बताओ, जितना ज्यादा करंट होगा वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही ज्यादा लिया जाता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा सर्किट में करंट होता है, I2R लॉस भी उतने ही ज्यादा होते हैं, और उसकी वजह से हीट भी उतनी ज्यादा डेवलप होती है, जिसे डिसिपेट करवाने के लिए वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ज्यादा चाहिए। पतला वायर हुआ तो उस हाई अमाउंट की हीट से इजीली डैमेज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना पड़ता है। ट्रांसमिशन लाइन में सबसे महंगा ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर ही होता है, यानी ट्रांसमिशन की कॉस्ट मेनली ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर पे डिपेंड करती है। अगर आप लोगों ने पावर फैक्टर इंप्रूव करके अगर करंट को कम कर दिया, तो बताओ हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर की रिक्वायरमेंट भी क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि करंट और एरिया एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे अभी मैंने 5 एम्पियर और 15 एम्पियर के बोर्ड के थ्रू आपको समझाया। नेक्स्ट बताइए, अगर हमने कंडक्टर मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम ले लिया, यानी पहले इतना मोटा वायर लेना पड़ रहा था, सपोज अब मैंने इतना कर दिया, तो बताओ ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो किलोमीटर्स में होती है। 100 किलोमीटर, 200, 300, बताओ 300 किलोमीटर का एरिया जो इतना मोटा लेते थे हम कंडक्टर, उसका इतना एरिया कर दिया, कम कर दिया। तो एरिया कम करते ही हमने कंडक्टर मटेरियल की सेविंग कर दी, यानी ओवरऑल ट्रांसमिशन कॉस्ट को क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिया है। दूसरा एडवांटेज, जब भी हमारे पास पावर फैक्टर को इंप्रूव करने पे करंट कम होती है, तो बताओ ट्रांसमिशन लॉसेज I2R होते हैं। बताओ करंट कम होते ही हमारे पास ट्रांसमिशन लॉस भी कम होंगे, ओवरऑल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। थर्ड, हमारे पास है करंट कम होने से हमारी ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप, करंट कम होने से वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होंगे? कम होंगे। वोल्टेज ड्रॉप कम होने का मतलब है हमारे वोल्टेज रेगुलेशन भी कम हो रहा है। बताओ वोल्टेज रेगुलेशन, आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है? 0 होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप का कम होना अच्छी बात कि बुरी बात? अच्छी बात। तो देख सकते हैं ये एडवांटेज आपसे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं गाइज। These are the main questions जो मैंने आप लोगों को यहाँ लिखवाए हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से रीजन और एडवांटेज पावर फैक्टर के आप लोगों को क्लियर होंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलूंगा। पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के इतने एडवांटेज है, तो क्यों ना पावर फैक्टर को इंप्रूव कर दिया जाए। तो हम लोगों ने पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए क्या किया? लिसन वेरी केयरफुली गाइस। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग करते क्या है? तो हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम की जड़ कौन है। तो जड़ पता चली तो पता चला कि हमारा मोस्ट ऑफ द लोड इंडक्टिव लोड है,
और ये इंडक्टिव लोड सारे दिन किसकी डिमांड करता है, तो सारे दिन एब्जॉर्ब करता है लैगिंग रिएक्टिव पावर को, बोलता है रिएक्टिव पावर चाहिए 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 चाहिए, और इसकी रिएक्टिव पावर डिमांड की वजह से हमारे पास पावर फैक्टर क्या हो जाता है, काफी पुअर हो जाता है। तो हमें सर्किट में ऐसा कोई एलिमेंट लगाना होगा जो इसकी रिएक्टिव पावर डिमांड को फुलफिल कर सके। मान लीजिए ये हमारे पास एक इंडक्टिव लोड है, दिस इज आर एंड दिस इज एल, इट इज दिस इज आर एंड दिस इज एल। यहां पर आ जाइए, मान लीजिए इंडक्टिव लोड इस वक्त 10 VAR-Q की डिमांड कर रहा है। कितने VAR-Q की डिमांड कर रहा है, 10 VAR। तो बताओ ये सारा का सारा 10 VAR कहां से मांगेगा, यहां से। तो मान लीजिए ये यहां से 10 VAR मांग रहा है, यानी Q की डिमांड काफी अच्छी खासी है। तो हम लोगों ने इसके Q की डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक ऐसा एलिमेंट लगाया पैरेलल में, सच एलिमेंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल, जो कि रिएक्टिव पावर को डिलीवर कर सके। और इसके लिए हमारे पास कौन है, कैपेसिटर, कैपेसिटर बैंक, सिंक्रोनस कंडेंसर, फेज एडवांसर, ये सब हम लोग यूज करते हैं। सपोज सिंपली मैंने कैपेसिटर लगा के देखा। अब कैपेसिटर की प्रॉपर्टी आप सब लोग जानते हो, कैपेसिटर Q को एब्जॉर्ब नहीं डिलीवर करता है। तो मान लीजिए इसने, हम लोगों ने यहाँ जो कैपेसिटर लगाया वो 8 VAR डिलीवर करता है। अब बताओ, पहले इंडक्टिव लोड हमारे सोर्स से कितना मांग रहा था, सप्लाई से 10 VAR मांग रहा था। अब बताओ 10 में से 8 तो कैपेसिटर ने इसको दे दिया। बताओ जैसे ही कैपेसिटर लगाया 8 VAR इसने दे दिया कैपेसिटर ने, तो अब आपका इंडक्टर सिर्फ 2 VAR सप्लाई से मांगेगा। तो बताओ 8 तो कैपेसिटर से मिल गया, तो अब सप्लाई से 10 नहीं, सिर्फ कितना मांगेगा, 2। तो बताइए सप्लाई से हमारे Q की डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। और आप सबको पता है कि पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज P/S। S को हम लोग क्या लिखते हैं गाइज, दिस इज P² + Q²। बताइए सप्लाई से पहले 10 VAR मांगा जा रहा था, कैपेसिटर लगाने के बाद सिर्फ 2 VAR मांगा जा रहा है। बताइए हमारे Q की डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है, यानी ओवरऑल हमारा पावर फैक्टर क्या हो गया है, इंप्रूव हो गया है। इसका मतलब कैपेसिटर, वो भी सीरीज वाला है कि शंट वाला, शंट वाला, क्योंकि सारे लोड पैरेलल में लगे होते हैं, तो आपको कैपेसिटर भी पैरेलल में लगाना है। बताओ पैरेलल या शंट में लगा कैपेसिटर पावर फैक्टर को क्या करता है, इंप्रूव करता है। क्यों, क्योंकि वो इंडक्टिव लोड की रिएक्टिव पावर डिमांड को फुलफिल करके हमारे सप्लाई से रिएक्टिव पावर की डिमांड को कम कर देता है, और ओवरऑल Q की डिमांड कम होने पे पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। तो कैपेसिटर कितना Q डिलीवर करता है, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमारे पास एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। तो कैपेसिटर के थ्रू डिलीवर की गई रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है, and the formula is P tan θ1 minus tan θ2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसमें एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। ऊपर की जो 2 लाइन लिखी हुई है उसमें से सेकंड लाइन से आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कि पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर बैंक, सिंक्रोनस कंडेंसर या फेज एडवांसर। ध्यान रखना, अगर चारों ऑप्शन में दे रखे हो तो सबसे बेस्ट होता है सिंक्रोनस कंडेंसर, और इसी को हम लोग सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर भी कहते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, फेज मॉडिफायर के नाम से जानते हैं। बस इसी तरह से तो आपके क्वेश्चंस क्लियर करने हम लोगों को, है ना। ये प्रैक्टिस बैच, ये सॉरी आपका मार्क्स इंप्रूवमेंट बैच जो बनाया गया है, इस पर फैकल्टीज ने उसी तरह से ओवरऑल अपने लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं कि आप लोगों को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकें, और ऐसा आउटपुट जो सीधे आपके मार्क्स इंप्रूव करने पर ध्यान दे सकें, ठीक है ना। तो इसे हम लोग फेज मॉडिफायर भी कहते हैं। तो ध्यान रखें गाइस कि हमारे पास अगर सारे ऑप्शन दे रखे हो तो हम सिंक्रोनस कंडेंसर या फेज मॉडिफायर को हम लोग प्रीफर करते हैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। सर फेज मॉडिफायर वगैरह ये सब क्या है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, दैट व्हाट इज सिंक्रोनस कंडेंसर। सीधे 2 पॉइंट क्वेश्चंस पर बात करूंगा। तो फिलहाल मेरे ख्याल से आपको QC समझ में आया होगा। QC क्या है सर, ये वो रिएक्टिव पावर है जो कैपेसिटर डिलीवर करेगा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। ये θ1 और θ2 क्या केस है, ये θ1 तब का पावर फैक्टर एंगल है जब हमारे पास कैपेसिटर नहीं था, यानी बिना कैपेसिटर के पुरानी बात, दैट इज कॉल्ड विदाउट कैपेसिटर। और tan θ2 कब की बात, tan θ2 हमारा वो पावर फैक्टर एंगल है, θ2 एंगल है, उसका tan लेना है। ये हमारे पास विद कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर लगने के बाद के हालात की बात हो रही है। ओके, एंड P क्या है, P कब की पावर है, कैपेसिटर के पहले या फिर बाद में। तो सर कैपेसिटर लगाने से P पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो चाहे हम बिना कैपेसिटर के P निकाले इस सर्किट में या विद कैपेसिटर निकालो, P का वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि P तो सिर्फ R के साथ डील करता है, R को तो यहां डिस्टर्ब किया नहीं गया है। तो ध्यान रखना, दोनों केस में P सेम थी, इसलिए मैंने P को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया है। तो इस फॉर्मूला से अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर होंगी।
अब बात कर लेते हैं सर इन सब पर, ये कैपेसिटर, सिंक्रोनस कंडेंसर, ये सब क्या है। तो गाइज आइए हम लोग इन पर थ्योरेटिकली बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टैटिक कैपेसिटर पर। लिसन वेरी केयरफुली गाइज। सबसे पहले अगर स्टैटिक कैपेसिटर पे बात करें तो इसके 3 एडवांटेज हैं। ये स्टैटिक कैपेसिटर वही होता है नॉर्मल कैपेसिटर जो आप सीलिंग फैन में भी लगाते हैं। सीलिंग फैन में आप छोटा सा कैपेसिटर दुकान से लाके परचेस करके लगाते हैं। ध्यान रखना, सीलिंग फैन में लगाया हुआ कैपेसिटर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का काम नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने का काम कर रहा है। आप सबको पता होगा, मशीन में पढ़ते हो आप लोग, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए आपको कैपेसिटर चाहिए, तो वो उसके लिए काम में आता है हमारे पास। क्लियर है? अभी फिलहाल हम लोग उसी कैपेसिटर से कंपेयर कराएं, क्योंकि हमारा स्टैटिक कैपेसिटर नॉर्मल कैपेसिटर वैसा ही होगा। तो बताओ वो कम रेटिंग का होता है तो उसमें लॉसेज लो होते हैं, उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, नो रोटेटिंग पार्ट, इसलिए उसमें किसी मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती है, लेस मेंटेनेंस। बताइए वजन में काफी हल्का होता है तो इजीली आप उसे इंस्टॉल भी कर सकते हो, तो लाइट वेट की वजह से, और उसको रखने के लिए किसी फाउंडेशन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हल्का है, तो हवा में भी उसको लटकाया जा सकता है। तो ये 3 एडवांटेज है स्टैटिक कैपेसिटर के। नेक्स्ट हम लोग इसके डिसएडवांटेज पर बात करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर कभी भी एक पर्टिकुलर हमारे पास, सबसे पहले तो इसकी लाइफ काफी क्या होती है, शॉर्ट, एंड अगर ये पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा एक्सीड कर जाए तो ये इजीली डैमेज हो जाता है। आपको याद है कैपेसिटर किसकी वजह से डैमेज होता है? वोल्टेज की वजह से। कैपेसिटर क्योंकि वोल्टेज स्टोरिंग एलिमेंट होता है। सबसे मेन डिसएडवांटेज इसका कि आप लोग एक बार दुकान से जो परचेस करके लाए कैपेसिटर, उसकी रेटिंग फिक्स होती है, यानी कि ये फिक्स डिग्री का कंपनसेशन प्रोवाइड करवाता है। कंपनसेशन का मतलब रिएक्टिव पावर के साथ डीलिंग होती है। तो बताओ ये रिएक्टिव पावर फिक्स डिग्री यानी फिक्स वैल्यू का रिएक्टिव पावर डिलीवर कराता है। तो सर ये डिसएडवांटेज कैसे हुआ? डिसएडवांटेज कुछ ऐसे हुआ, मान लीजिए ये आप लोगों का लोड है, ध्यान से समझना गाइस इसको, क्योंकि यहीं से फेरांटी इफेक्ट समझ में आता है। मान लीजिए ये हमारे पास एक पर्टिकुलर इंडक्टिव लोड है जिसको 10 VAR चाहिए, ठीक है। अब यहां एक लोड नहीं लगा, कई सारे लोड लगे हुए हैं पैरेलल में। हमारे घर में एक लोड नहीं, कई सारे लोड होते हैं, सारे पैरेलल में होते हैं। तो सपोज कई सारे लोड कनेक्ट थे और आप लोगों ने उस टाइम पर अपने एनर्जी मीटर के पास जाकर अपनी रिएक्टिव पावर की डिमांड देखी तो 10 आ रही थी। सारे लोड को देखा दो, जब सारे लोड कनेक्ट थे, और आज 10 VAR का बाजार से क्या खरीद के ला गए? कैपेसिटर। अब आपको याद है लोड तो सारे दिन चेंज होता रहता है। मान लीजिए उस वक्त घर का बाकी सारा लोड बंद था और सिर्फ एक लोड ऑन था और उसके क्यू की डिमांड सिर्फ और सिर्फ 1 VAR थी। बट आप तो यहाँ कैपेसिटर को पैरेलल में कितने VAR का लगा चुके हो? तो ध्यान रखना आप लगा चुके हो 10 VAR का। उस फिक्स वैल्यू के कैपेसिटर के अक्रॉस जैसे ही आपके घर का सिंगल फेज वोल्टेज 230 वोल्ट आएगा तो वो तो 10 VAR डिलीवर करना स्टार्ट कर देगा। अब इंडक्टिव लोड सारा तो ऑन है नहीं, लोड तो सारे दिन चेंज करते रहते हैं हम लोग। फैन बंद कर दिया, ट्यूबलाइट ऑन कर दी, एसी बंद कर दिया, कूलर चला दिया, फैन बंद कर दिया, सब बंद कर दिया, व्हाटएवर, लोड सारे दिन चेंज होता रहता है। तो हुआ क्या कि कैपेसिटर ने बोला भाई मैं तो 10 VAR दूंगा। इंडक्टिव लोड ने कहा अरे नहीं भाई नहीं चाहिए, मुझे तो 1 VAR ही चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए, मंगवा ली, मैं तो दूंगा अब। तो बताओ कैपेसिटर कितना VAR डिलीवर करने को तैयार बैठा है? 10 VAR। और इंडक्टिव लोड कह रहा है भाई नहीं चाहिए, मुझे 1 VAR ही चाहिए। बोला ऐसे कैसे, मैं तो दूंगा। तो बताओ कैपेसिटर का 10 VAR में से 1 VAR तो इंडक्टर ने ले लिया। अब ये बोला बाकी भी ले, इंडक्टर ने बोला भाई डिमांड ही नहीं है। तो बताओ बाकी का 9 VAR कहां जाएगा? तो बाकी का 9 VAR इधर जाएगा फिर, और यहां जाकर इसके वोल्टेज को क्या करेगा? बढ़ाएगा। कैपेसिटर वोल्टेज स्टोरिंग एलिमेंट है तो इसकी जितनी भी पावर होगी वो हमेशा वोल्टेज को बढ़ाने का काम करेगी। तो बताओ यहां पर वोल्टेज हमारा बढ़ने लगेगा। बताओ ये वोल्टेज बढ़ा कौन से लोड पर? बहुत हेवी लोड पर या लाइट लोड पर? तो आप देख सकते हैं लोड का वैल्यू बहुत कम है, यानी लाइट लोड या नो लोड पर वोल्टेज राइज के इसी कंडीशन को, जो कि कैपेसिटर की वजह से होता है, इसी को फेरांटी इफेक्ट कहते हैं। तो बताओ स्टैटिक कैपेसिटर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? ये फिक्स वैल्यू का क्यू प्रोवाइड करवाता है। इसकी वजह से जब कभी लोड की डिमांड कम हो जाए, यानी लाइट लोड या नो लोड पर शंट कैपेसिटर की वजह से वोल्टेज का राइज हो जाना ही क्या कहलाता है? फेरांटी इफेक्ट। इसको आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग डिटेल में बात करेंगे दैट व्हाट इज फेरांटी इफेक्ट। तो 3 क्वेश्चन फेरांटी इफेक्ट से मिल गए हैं। पहला, फेरांटी इफेक्ट कौन से लोड पर होता है? नो लोड या लाइट लोड पर। दूसरा, फेरांटी इफेक्ट किसकी वजह से होता है? शंट कैपेसिटर की वजह से। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, फेरांटी इफेक्ट के टाइम पर वोल्टेज क्या होता है? राइज होता है। 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं, बाकी 4 क्वेश्चन और बाकी हैं। टोटल 7 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं फेरांटी इफेक्ट से। तो मेरे ख्याल से ये आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता चल गई होगी कि जब भी फिक्स डिग्री का कंपनसेशन प्रोवाइड करवाते हैं तो जब लोड की डिमांड ना हो तब उस टाइम पर वोल्टेज राइज करवाता है कैपेसिटर, फेरांटी इफेक्ट प्रोड्यूस करवाता है। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए? तो सर ऐसा कोई
कंपनसेशन के लिए ऐसा कोई एलिमेंट लगाओ जो जितने लोड की रिक्वायरमेंट हो क्यू की उतना ही क्यू दे, यानी फिक्स क्यू नहीं वेरिएबल क्यू प्रोवाइड करवाए। तो इसके लिए हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट ढूंढा, तो स्टैटिक कैपेसिटर के लिए इसके लिए सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस कंडेंसर। दिस इज आवर सब्स्टिट्यूट। सिंक्रोनस कंडेंसर होता क्या है? सिंक्रोनस कंडेंसर के लिए ये और कोई नहीं हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है। आप लोग मशीन में दो कर्व पढ़ते हैं, वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व। जब आप लोग इन्वर्टेड वी कर्व देखते हैं तो वो आप लोगों का पावर फैक्टर एंड हमारे फील्ड करंट के बीच में, जो कि एक्साइटेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके बीच में ग्राफ बनता है। वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व, तो ये इन्वर्टेड है। वी कर्व में आर्मेचर करंट आ जाएगा पावर फैक्टर की जगह। ध्यान रखें, यहां आप लोगों का जब पावर फैक्टर यूनिटी मैक्स होगा तो इसे नॉमिनल एक्साइटेशन कहते हैं हम लोग गाइस। अगर नॉमिनल से कम एक्साइटेशन है तो उसे हम लोग अंडर एक्साइटेशन, और इससे ज्यादा है तो हम लोग इसे ओवर एक्साइटेशन कहते हैं। सिंक्रोनस मोटर के लिए अंडर एक्साइटेशन में ध्यान रखें पावर फैक्टर लैगिंग, और ओवर एक्साइटेशन में पावर फैक्टर लीडिंग। जनरेटर में जस्ट उल्टा हो जाता है। फिलहाल हम लोगों को पावर फैक्टर लोड का इंप्रूव करना है तो हमें लोड साइड पर लगाना है। लोड साइड पर जनरेटर लगता है कि मोटर लगती है, तो हमने मोटर के लिए बात करी है। तो ध्यान रखना, इट इज ओवर एक्साइटेड। मुझे बताओ ओवर एक्साइटेड क्यों? क्योंकि हमको पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए सर ऐसा एलिमेंट चाहिए जो क्यू को डिलीवर करे। और बताओ क्यू को डिलीवर कौन करेगा? लैगिंग पावर फैक्टर वाला कि लीडिंग वाला? लीडिंग वाला। तो ध्यान रखें, लीडिंग पावर फैक्टर ओवर एक्साइटेड के केस में मिलता है, इसलिए ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर हम लोग यूज करते हैं। अब मुझे बताओ कैपेसिटर की प्रॉपर्टी थी, कैपेसिटर पी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, यानी कैपेसिटर के लिए पी क्या होता था? जीरो। तो हमें इस मोटर का भी पी जीरो बनाना होगा। इसके पी को जीरो बनाने के लिए हम लोग इसे किस पर ऑपरेट करवाते हैं? नो लोड पर। तो ध्यान रखना, ओवर एक्साइटेड क्यों बनाया है? लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। मोटर क्यों लगाई है? क्योंकि लोड साइड पर कनेक्ट करना है ताकि लोड का पावर फैक्टर इंप्रूव कर सके। नो लोड पर क्यों ऑपरेट करवा रहे हो? ताकि इसका पी जीरो हो सके। दीज आर द रीजंस। बताओ लोड, नो लोड पर बात करनी है तो आप इस नो लोड की जगह आपको एग्जाम में ये विदाउट शाफ्ट एक्सटेंशन वर्ड भी मिल सकता है। मान लीजिए आपका सीलिंग फैन में मोटर लगी हुई है, बताओ उसके साथ फैन ना ही लगाओ तो बढ़िया है, यानी नो लोड पर चलाओ उसको। या फिर एक काम करो, जब फैन लगाना ही नहीं है, लोड लगाना ही नहीं है, तो काम करो ना, मोटर से जो शाफ्ट निकलती है जिस पर आपने फैन लगा रखा है, शाफ्ट का एक्सटेंशन ही मत करो, शाफ्ट ही मत निकालो, तो लोड कनेक्ट करेंगे ही नहीं। तो बिना शाफ्ट एक्सटेंशन या बिना लोड के हम लोग सिंक्रोनस मोटर को कौन सी कंडीशन में चलाते हैं? ओवर एक्साइटेड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर की एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है। क्या होता है सिंक्रोनस कंडेंसर? तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर विच ऑपरेट्स एट नो लोड और विदाउट शाफ्ट एक्सटेंशन। ठीक है, दिस इज इसका पहला एडवांटेज या पहला नाम ये हमारे पास हो गया। अब इसका मेन एडवांटेज क्या है बताओ? हम लोगों को इसका क्यू जो है वो फिक्स नहीं वेरिएबल बनाना था। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक्साइटेशन, फील्ड एक्साइटेशन है, इसके लिए हम डीसी सप्लाई यूज करते हैं फील्ड वाइंडिंग पर। ये डीसी इनपुट हम लोग देते हैं, डीसी एक्साइटेशन। तो ये एक्साइटेशन हमारे कंट्रोल में होता है। तो एक्साइटेशन को हम लोग कंट्रोल करके क्या करते हैं बताइए? यहां पर अगर मैं ओवर एक्साइटेड में एक्साइटेशन को एक्स एक्सिस पे कंट्रोल करूं तो वाई एक्सिस पर क्या कंट्रोल होगा? पावर फैक्टर कंट्रोल होगा लीडिंग साइड पर। इधर देखिए, तो बताओ एक्साइटेशन को वेरी करा के आप किसको वेरी करा सकते हो? पावर फैक्टर को वेरी करा सकते हो। बताइए पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? दिस इज पी बाई एस। बताइए एस का फॉर्मूला कितना है? दिस इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो बताइए पावर फैक्टर को वेरी करा के आप लोग किसे वेरी करा सकते हो? क्यू को वेरी करवा सकते हो। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि आपने फाइनली रिएक्टिव पावर फिक्स वैल्यू वाला नहीं, वेरिएबल वैल्यू वाला बनाया। बताओ आपको रिएक्टिव पावर कंपनसेशन को मैनेजेबल यानी कि वेरिएबल बनाने के लिए आप लोगों ने किसको मैनेज किया? बाय वेरिंग द फील्ड एक्साइटेशन, यानी कि फील्ड एक्साइटेशन को वेरी किया। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछ लेता है, बताओ सिंक्रोनस कंडेंसर में क्यू को कैसे वेरी या मैनेज किया जाता है? तो बाय वेरिंग द फील्ड एक्साइटेशन। ई को वेरी करके आप क्यू को वेरी कर सकते हो। देख सकते हैं ई वेरी करने से पावर फैक्टर वेरी होगा और पावर फैक्टर वेरी होने से क्या वेरी होगा? क्यू वेरी होगा। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल और एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर, जहां से डेफिनेशन और उसकी वर्किंग से क्वेश्चन आता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। अच्छा एक एडवांटेज और इसका, शॉर्ट सर्किट करंट कभी ज्यादा हो जाए, यानी शॉर्ट सर्किट करंट आपको याद है ज्यादा करंट होती है, नॉर्मल कैपेसिटर हुआ तो इजीली डैमेज हो जाता है, बट सिंक्रोनस मोटर की वाइंडिंग काफी थिक होती है। ज्यादा शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होने के बाद भी इसकी थर्मल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट ये डैमेज इजीली नहीं होती। तो ध्यान रखना, मोटर की वाइंडिंग का हाई थर्मल स्टेबिलिटी होता है। थर्मल का मतलब है टेम्परेचर के अगेंस्ट स्टेबिलिटी अच्छा होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करूं गाइस, तो डिसएडवांटेजेस में हमारे पास पहला डिसएडवांटेज है कि ये ज्यादा रेटिंग की होती है तो ज्यादा लॉसेज होंगे। मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती है क्योंकि इसमें रोटेटिंग पार्ट होता है। इसलिए ध्यान रखना, सब कुछ महंगा होने की वजह से इसको हम लोग
हमारे लिए तब तक इकोनॉमिक नहीं है जब तक कम से कम 500 kVAR से ज्यादा रिएक्टिव पावर की जरूरत ना हो। 500 kVAR से ज्यादा क्यू की जरूरत हो तभी हम लोग इस मोटर को यूज करते हैं, अदरवाइज वी नेवर यूज दिस मोटर। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये हमारे पास नॉइस प्रोवाइड करवाती है क्योंकि रोटेटिंग पार्ट होता है। एंड द मस्ट थिंग इज दैट कि सिंक्रोनस मोटर की प्रॉपर्टी है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, तो इसके पास कोई सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता। तो इसे स्टार्ट करवाने के लिए हमको किसी ऑक्सिलरी सप्लाई या ऑक्सिलरी इक्विपमेंट की जरूरत होती है जो इसकी ओवरऑल कॉस्ट को बढ़ाता है। और इसी कॉस्ट बढ़ाने की वजह से हम लोग इसको 500 kVAR के ऊपर क्यू की जरूरत होने पर ही यूज करते हैं। छोटे मोटे क्यू के लिए इसको यूज नहीं किया जाता, उसके लिए फिर हम स्टैटिक कैपेसिटर या कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं। तो दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं हमारे पास। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंक्रोनस कंडेंसर। तो इसके पहले हमने स्टैटिक कैपेसिटर पूरा देखा, दिस इज सिंक्रोनस कंडेंसर, एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट द फेज एडवांसर। ध्यान रखें गाइज, सिंक्रोनस कंडेंसर को मैं पहले ही लिखा चुका हूं, उसे हम लोग फेज मॉडिफायर भी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द थर्ड मेथड टू इंप्रूव द पावर फैक्टर, दैट इज कॉल्ड फेज एडवांसर। फेज एडवांसर से हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर इंप्रूव करने के काम आता है। ध्यान रखना, सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का करता है, स्क्वायरल केज का नहीं करता। तो ध्यान रखना, नॉट बी यूज्ड फॉर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। क्यों सर? क्योंकि स्क्वायरल केज के रोटर के टर्मिनल परमानेंटली क्या होते हैं गाइज? शॉर्ट होते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि हम लोग इसे कनेक्ट ही कहां करते हैं? रोटर सर्किट में। अगर रोटर के टर्मिनल परमानेंटली शॉर्ट होंगे तो इसे यूज ही नहीं कर सकते। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हम लोग इसे जनरली यूज नहीं करते, हम लोग इसे स्लिप रिंग या वाउंड रोटर जिसे बोलते हैं उस इंडक्शन मोटर में जनरली पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज करते हैं। और आपको याद है सबसे लोवेस्ट पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर का ही होता है, तो उसी का पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। ध्यान रखें, ये एक्चुअल में होता क्या है सर? ये नॉर्मली एक एसी सप्लाई होती है, एसी एक्साइटर होता है, रोटर सर्किट पे कनेक्ट करके इससे हम लोग एम्पियर टर्न्स प्रोवाइड करवाते हैं। एम्पियर टर्न्स का मतलब एमएमएफ प्रोवाइड करवाते हैं। और रोटर पर जो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, आप लोगों को मशीन में आप लोग पढ़ते हो, इंडक्शन मशीन में रोटर पर जो भी हमारे पास आता है, चाहे वोल्टेज हो, करंट हो, फ्रीक्वेंसी हो, सबके सब कौन सी फ्रीक्वेंसी पर आते हैं? स्लिप फ्रीक्वेंसी पर। तो ध्यान रखना, स्लिप फ्रीक्वेंसी का मतलब सबसे पहले तो क्या कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी जनरली एफ होती है, स्लिप फ्रीक्वेंसी का मतलब हम लोग इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एस से, तो ये हमारी सप्लाई स्लिप फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो ध्यान रखें कि ये जो एक्साइटिंग एम्पियर टर्न्स प्रोवाइड करवाया जाता है वो स्लिप फ्रीक्वेंसी पर प्रोवाइड करवाया जाता है। इसका ओवरऑल पूरा ओवरव्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज मैं थ्योरी क्लास में जब बात करता हूं तो पूरा डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, बट आई थिंक आप लोगों को इसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो हम सीधे पॉइंट्स पर डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा बस इसको थोड़ा सा एक तरह से कहानी बनाकर चलो। क्या? इंडक्शन मोटर है, उसका पावर फैक्टर इंप्रूव करना है, रोटर पर लगाते हैं इसको हम लोग, एसी एक्साइटर होता है, स्क्वायरल केज के रोटर टर्मिनल परमानेंट शॉर्ट ले तो उसमें हम लोग इसको नहीं लगा सकते। क्या प्रोवाइड करवाता है रोटर के टर्मिनल पे लग के? हमारे पास एक्साइटिंग एम्पियर टर्न्स प्रोवाइड करवाता है। कौन सी फ्रीक्वेंसी पर? स्लिप फ्रीक्वेंसी पर। सर ये कब इकोनॉमिकल होता है? जब कम से कम 200 एचपी की पावर हो, नॉट इकोनॉमिकल बिलो 200। जब कम से कम 200 एचपी की इंडक्शन मोटर हो तभी हमारे लिए इकोनॉमिकल है, इससे कम पे ये हमारे लिए बिल्कुल भी इकोनॉमिकल नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 6 क्वेश्चंस फ्रॉम फेज एडवांसर। देयर आर नो नीड ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, दीज आर द डायरेक्ट 6 पॉइंट्स फ्रॉम द फेज एडवांसर। फेज एडवांसर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। तो मेन इंपॉर्टेंट है हमारा स्टैटिक कैपेसिटर और सिंक्रोनस कंडेंसर। यहां हम लोग जितने भी क्विज आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसमें भी उन्हीं मेन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आप लोगों को उन्हीं टॉपिक से, फेज एडवांसर से जनरली हमारे पास क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन 6 क्वेश्चन के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है गाइस? सो दिस इज ऑल अबाउट द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। तो मैंने आज टोटली थ्योरी किस किस की बात करी? पावर एंड पावर फैक्टर। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लगा लिए जाएं जिससे हमारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बेहतरीन हो जाए। तो चलिए 10 मिनट का हम प्रैक्टिस सेशन ले लेते हैं हमारे कुछ 6, 7, 8 क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आंखों के सामने है, आप लोग जिसे ट्राई कर सकते हैं। आपको एक लोड का इंपीडेंस दे रखा है, आई थिंक इंपीडेंस इन द फॉर्म ऑफ R + jX। बताओ किसका X प्लस में होता है? इंडक्टर का। सो दिस इज एक्सेल। आप लोगों को करंट दे रखी है और आप लोगों से एवरेज पावर पूछा है। एवरेज पावर का मतलब आपको पता है, आपको P निकालना है। ध्यान रखें गाइस, जब भी आपको कभी क्वेश्चन में लोड दिया हो और करंट दिया हो तो करंट की फॉर्म में पावर का फॉर्मूला होता है I²R। ध्यान रखना P किसके साथ डील करता है? R के साथ। हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलेंगे, Q के बारे में बात करूं तो रिएक्टिव पावर, वैसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट हम लोग
एडिशनली कैलकुलेट कर रहे हैं। एवरेज पावर यानी सिर्फ P पूछा है, तो बताइए Q का फॉर्मूला कितना है हमारे पास, दिस इज I स्क्वायर एक्स। ध्यान रखें गाइस, इंडक्टर हमारे पास, सॉरी रिएक्टिव पावर हमारे पास इंडक्टर या कैपेसिटर के साथ डील करता है, और इंडक्टर या कैपेसिटर का हमारा रिएक्टेंस होता है। इस वक्त ये एक्सएल है तो ये QL होगा। हमारे पास यहाँ करंट की कौन सी वैल्यूज हम लोग यूज करते हैं, तो ध्यान रखें गाइस दैट दीज आर द RMS वैल्यूज। बताइए हमें कॉस या साइन के साथ दे रखा है तो मैक्स वैल्यू दे रखा है, तो बताइए RMS का फॉर्मूला सबको पता होगा, दैट मैक्स डिवाइड बाई √2, और R का वैल्यू यहाँ पुट करें तो दिस इज R को कंपेयर करें तो 4, और यहाँ पर हम लोग I की वैल्यू पुट करें तो दिस इज 5/√2 का होल स्क्वायर, और एक्सएल की वैल्यू कितनी दे रखी है हम लोगों को 3। जब आप लोग इसे कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी 37.5 VAR, एंड इफ यू विल कैलकुलेट दिस वन तो बिना कैलसी के भी आ जाएगा, दिस इज 50 वॉट। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। तो जब भी कभी क्वेश्चन में इंपीडेंस दिया हो तो फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं कहा कि सिंगल फेज या 3 फेज का है, तो बाय डिफॉल्ट सिंगल फेज का मानते हुए आप लोगों ने सीधे फॉर्मूला अप्लाई करते हुए P और Q निकाले। अब इसी क्वेश्चन को मैं 3 फेज में करता हूं। यहां है, अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को 3 फेज में करें गाइस, तो ये हमारे पास 3 फेज के लिए, दिस इज ये हमारे पास 3 फेज के लिए। बताइए इस बार हमसे क्वेश्चन में सीधा सीधा गया कि 3 लोड हैं, किस में कनेक्ट करना है, कनेक्टेड इन डेल्टा। तो बताइए ये हमारे पास R माइनस जे XC होगा। बताओ कैपेसिटर का रिएक्टेंस ही हमारे पास माइनस में होता है, तो ये R ये C, ये R ये C और ये R ये C, दिस इज इट इज। बताइए ये हमारे पास दिस इज एंड दिस इज। डेल्टा कनेक्टेड में हमारे पास होता क्या है गाइस, ध्यान से सुनना, ये हमारे 3 लोड हैं, दिस इज डेल्टा में कनेक्ट है। ये हमारे पास लाइन वोल्टेज। आपको सबसे पहली बात यहां से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि 3 फेज के क्वेश्चन में आपको जो भी वोल्टेज दिया जाता है ध्यान रखना ये हमारा रेटेड वोल्टेज होता है, और रेटेड वोल्टेज ध्यान रखना होता क्या है सर, ये हमारी RMS वैल्यू होती है। कौन से वोल्टेज की, तो ध्यान रखना लाइन वोल्टेज की। इसका मतलब आपको कभी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दिया जाता है किसी भी 3 फेज के क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना वो रेटेड वोल्टेज होता है। और रेटेड वोल्टेज ध्यान रखना क्या होता है गाइस, तो ये आस्किंग क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि रेटेड वोल्टेज हमारा लाइन वोल्टेज का RMS वैल्यू होता है, दिस इज इट इज। नाउ ये VL है। डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वही फेज वोल्टेज होता है। आप लोग इसे यहां KVL लगाकर भी पता कर सकते हो। ध्यान रखें गाइज कि हमारे पास यहां पर डेल्टा में लाइन और फेज वोल्टेज सेम होते हैं। सपोज मैं यहां पर फेज की करंट IP निकालना चाहता हूं। 3 फेज का जब भी क्वेश्चन आए तो प्रीफर करो कि आप क्वेश्चन को सिंगल फेज में सॉल्व करें। तो मैं पहले एक फेज की बात करूंगा, तो मैं एक फेज की करंट यानी IP निकालूंगा। तो बताइए इसके लिए फॉर्मूला क्या है, दिस इज VP/Z। बताएं हमारे पास फेज वोल्टेज किसके बराबर है, लाइन वोल्टेज के। तो बताएं गाइज हमारे पास लाइन वोल्टेज के बराबर एज इट इज हमारे पास इंपीडेंस है 6 - j8। देखो हमें 6 - j8 ओम दे रखा है। सब बताइए हमारे पास लाइन वोल्टेज 11 दे रखा है। बहुत बढ़िया, ध्यान रखें वोल्टेज का एंगल बाय डिफॉल्ट 0 डिग्री लेते हैं। आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड विद एंगल लिखोगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, √of रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बताइए गाइस 36 + 64 100 का √10 हो जाएगा, और इसका एंगल क्या होगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। कैलसी का यूज ही नहीं करना इसमें। आपको एंगल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। एंगल वैसे आएगा -53.13, बट निकालने की जरूरत नहीं है। बताइए ये मैग्नीट्यूड सीधे रखा, इसका मैग्नीट्यूड सीधे रखा, तो दिस इज 11/10 सबको निकल जाएगा 1.1। और ध्यान रखना 11 किलो वोल्ट में है, तो करंट किस में होगी, करंट होगी हमारे पास किलो एम्पियर में। बताइए जब करंट निकल गई है तो क्या हम लोग हमारी पावर्स निकाल सकते हैं क्या, यस सर, वी कैन कैलकुलेट द P एंड Q। बताइए P के बारे में बात करें तो P का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सो दिस इज I स्क्वायर R, और Q का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर X। कुछ लोग कहते हैं सर वोल्टेज की फॉर्म में क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं, और R और C में आपको करंट सेम होगी, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम नहीं होगा, तो हमने करंट की फॉर्म में लिखा। बताओ ये तो मेरे एक लोड की पावर निकलेगी, बट यहाँ इस तरह के कितने लोड है, 3। तो एक काम करो, आप लोगों ने सारी कैलकुलेशन पहले सिंगल फेज में करी, बट फाइनली 3 फेज की कैलकुलेशन करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, कि ये एक लोड की नेम 3 की पावर निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सीधे वैल्यू पुट करना है गाइस, कुछ भी नहीं है। अब 1.1 इज द करंट, और बताइए R का वैल्यू कितना है, दिस इज 6। और अगर यहाँ वैल्यू पुट करें तो 1.1 का स्क्वायर, और x की वैल्यू कितना है, 8। और आप लोग यहाँ से अपने आंसर लिख सकते हैं। तो जब आप पहला आंसर निकालेंगे देन इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 21.78। इतनी कैलकुलेशन एग्जाम में आ सकती है। बताएं गाइज आप लोगों ने किलो का स्क्वायर किया है तो आंसर किस में आएगा, मेगा में, सो इट इज इन मेगावाट। और अगर यहीं पर Q की बात करें तो Q का आंसर हमारे पास 29.04 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका यूनिट भी हमारे पास MVAR।
तो आप लोगों ने सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों के क्वेश्चन लगाए गाइस, किसके लिए? पावर के लिए। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे गाइस। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द पावर एंड पावर फैक्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पैटर्न आप लोगों ने शायद ही कभी देखा हो। ध्यान से, हमारे पास दो लोड हैं, दोनों के दोनों हमारे पास कनेक्टेड हैं। एक तो है ये वाला लोड और एक है ये वाला लोड। दोनों एक पर्टिकुलर बस पे कनेक्ट है, हमको टोटल लोड निकालना है। ध्यान रखिए गाइस, ये हमारी सपोज लोड बस है, यहाँ पर ये पहला लोड कनेक्ट है गाइस, एंड दिस इज अवर सेकंड लोड। बताइए यहाँ पर हमारे पास पावर S1 है, यहाँ S2 है, तो बताइए दोनों मिलाकर हमें टोटल लोड यानी S निकालना है। तो आप एक काम करें, S1 और S2 को ऐड कर दें। तो सबसे पहले मैं लोड 1 पर बात करूंगा गाइस। दिस इज लोड 1। बताइए लोड 1 में हम लोगों को MVA यानी S1 दे रखा है 10 MVA। तो मुझे बताइए, और आपको पावर फैक्टर दे रखा है 0.8 लैगिंग। पावर फैक्टर का मतलब cos phi 1 दे रखा है गाइस, दिस इज 0.8 लैगिंग। लैगिंग का मतलब, लैगिंग ये शो करता है कि रिएक्टिव पावर प्लस में होगी। बताइए क्या हम लोग यहाँ से P1 निकाल सकते हैं? क्या हम यहाँ से Q1 निकाल सकते हैं? हाँ से निकाल सकते हैं। दिस इज S1 का रियल पार्ट cos phi 1 और ये S1 का इमेजिनरी पार्ट sin phi 1। मुझे बताएं गाइस, दिस इज 10 इंटू 0.8। इस कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। पावर फैक्टर cos phi कभी 0.8 दिया हो तो sin phi कितना हो जाता है? 0.6, और अगर 0.6 दिया होता तो sin phi क्या हो जाता? 0.8। ध्यान रखें, दीज आर द वैल्यूज। तो यहां से हमारे पास 8 मेगावाट एंड दिस विल बी 6 MVAR। दीज आर द वैल्यूज। अगर मैं यहाँ पर टोटल S लिखना चाहूँ तो P1 प्लस JQ1 की फॉर्म में लिखूंगा। तो बताइए ये 8 और ये J6। अब यहाँ बीच में प्लस आएगा कि माइनस, तो ये पावर फैक्टर डिसाइड करता है। अगर पावर फैक्टर लैगिंग है गाइस तो ध्यान रखें रिएक्टिव पावर विल बी इन प्लस। सो दिस इज योर S1 इट इज। नेक्स्ट हम लोग लोड 1 के बाद किसके बारे में बात करेंगे? तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द लोड 2। व्हाट अबाउट द लोड 2? लोड 2 के बारे में बात करें तो हम लोगों को P2 दे रखा है, दैट इज 12 मेगावाट इट इज। एंड व्हाट अबाउट द पावर फैक्टर? तो पावर फैक्टर हमको दे रखा है, दिस इज 0.6। और इस बार हमें पावर फैक्टर लैगिंग नहीं क्या दिया है गाइस? लीडिंग। यहां से हम लोग सबसे पहले S2 निकालेंगे। तो गाइस मुझे बताओ यहाँ से S बराबर कितना आ जाएगा? तो S बराबर आ जाएगा सब P अपॉन cos phi। तो S बराबर आ जाएगा हमारे पास P2 अपॉन cos phi 2 सिंपली। सो इट विल बी 0.6। सो हाउ मच इट विल बी? दिस इज 20 MVA इट इज। नेक्स्ट हम लोग हमारे पास Q2 निकालेंगे। Q2 बताइए S2 का कौन सा पार्ट होता है? इमेजिनरी पार्ट, दैट मीन्स sin phi 2। बताइए S2 का वैल्यू कितना है? तो हमने 20 अभी निकाला है। और बताइए cos phi 2 0.6 है तो sin phi 2 कितना हो जाएगा? 0.8। सो हाउ मच इट विल बी? तो इट विल बी 16 MVAR। और इस ओवरऑल लोड से मैं अपना ओवरऑल S2 लिखना चाहूंगा। तो बताएं गाइज S2 विल बी व्हाट? तो S2 निकाला तो P2 यानी कि कितना है? P2 है 12 और Q2 यानी 16। बताइए यहाँ पर प्लस का क्यों लिखूं कि माइनस का? तो ये लीडिंग पावर फैक्टर शो करेगा कि सर यहाँ पर माइनस आएगा। मेरे ख्याल से आपका S1 निकल चुका है और S2 निकल चुका है, मेरे ख्याल से क्लियर होंगे। तो ये पहला लोड, ये दूसरा लोड। लैगिंग और लीडिंग डिसाइड करते हैं कि बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा। नाउ यू कैन कैलकुलेट द टोटल लोड। तो बताइए टोटल लोड के लिए हम लोग क्या करें? तो सर टोटल लोड के लिए आप S बराबर दोनों को ऐड कर दें, S1 प्लस S2। आई थिंक मेरे ख्याल से गाइज रियल पार्ट से रियल पार्ट ऐड होगा। तो 8 प्लस 12 हाउ मच इट इज? 20। यहां बात करें प्लस J6 और माइनस J16 कितना हो गया? माइनस J10। सो इट विल बी योर टोटल लोड गाइज। आप लोगों से यहां से पावर फैक्टर पूछ सकता है तो आप पावर फैक्टर निकालें। पावर फैक्टर इज सिंपली P/S। तो गाइज बताएं P कितना है? 20 और S के लिए आप अंडर रूट ऑफ P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर कर दें। तो यहां से जो भी आंसर आएगा वो आप लोग लिखेंगे एंड द आंसर विल बी व्हाट? दिस विल बी 0.894। दिस विल बी। बताएं हमारे पास Q प्लस का आ रहा है कि माइनस का? तो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि यहाँ पावर फैक्टर लीडिंग होगा। सो इट विल बी द ओवरऑल आंसर फॉर द टोटल लोड। मेरे ख्याल से क्लियर होगा गाइस। तो दिस इज द ओवरऑल पावर। तो अभी तक पावर फैक्टर पे बात नहीं की है डिटेल में, अभी सिर्फ पावर के बारे में बात करिए। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द रिगार्डिंग द पावर, देन वी विल टॉक अबाउट द पावर फैक्टर। यहाँ आ जाए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सीधे हमारे पास पावर के लिए क्वेश्चन दे रखा है। सपोज दिस इज अ सोर्स साइड एंड सपोज दिस इज अ लोड साइड गाइस। लिसन वेरी केयरफुली। हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए कि एक सिंगल फेज लोड सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स से सप्लाई हो रहा है, दैट इज ओके। करंट कहां से कहां फ्लो हो रही है? फ्रॉम लोड टू सोर्स। तो लोड से सोर्स की तरफ यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। ध्यान रखें जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होती है हम उसी डायरेक्शन में पावर S बराबर P प्लस JQ कैलकुलेट करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में पावर। तो करंट लोड से सोर्स की तरफ जा रही है तो पावर भी इसी डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे। और आपको वोल्टेज दे रखा है लोड टर्मिनल का यानी यहाँ का V दे रखा है। तो बताएं हम लोग यहाँ से पावर S निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, VI कॉन्जुगेट कर दें।
बताइए गाइज, अगर V को लिखूं तो V दे रखा है 100 एंगल 60 डिग्री, दिस इज, और करंट का कॉन्जुगेट लेंगे गाइज। कॉन्जुगेट का मतलब 10 एंगल माइनस 150 है तो कॉन्जुगेट लेते हैं प्लस 150 हो जाएगा। एंड आई थिंक फ्रॉम हियर यू कैन से दैट द टोटल एंगल विल बी 210 डिग्री। बताइए हमारे P और Q एक्चुअल में है क्या? सर P हमारे S का यानी 1000 का, 1000 इज S, इसका रियल पार्ट यानी कॉस है और इसके साथ एंगल कितना आ रहा है? तो सर S का एंगल है 210 डिग्री है। दिस इज, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई कैलसी नहीं चलाना है। दिस इज 1000 और इस बार कॉस की जगह क्या आ जाएगा गाइज? दिस इज साइन। बताइए 210 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव का होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव का होता है। बताइए नेगेटिव साइन क्या शो कर रहे हैं? ये दोनों साइन ये शो कर रहे हैं कि आप लोगों ने जिस डायरेक्शन में P और Q को बना रखा है उस डायरेक्शन को दोनों साइन कह रहे हैं अपोजिट कर दो। तो बताओ अभी मैंने करंट की डायरेक्शन में पावर बना रखा होता है बाय डिफॉल्ट, बट नेगेटिव साइन ये शो करता है अपोजिट कर दो। अपोजिट का मतलब ऐसे नहीं, उल्टा कर दो, तो इधर ही P और इधर ही Q। तो बताइए इस वक्त P और Q के हालात क्या हैं? सर लोड P और Q दोनों को एब्जॉर्ब कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन P और Q दोनों को लोड एब्जॉर्ब कर रहा है। तो देखिए यहां लोड एब्जॉर्ब बोथ P एंड Q, दैट C विल बी द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। बिना किसी कैलकुलेशन के सिर्फ साइन देखकर आप बता सकते हैं कि लोड P को और Q को डिलीवर करेगा कि एब्जॉर्ब। तो P और Q की डायरेक्शन पता करने का सिंपलेस्ट वे। दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। दिस इज द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट क्वेश्चन गाइस। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट से हमारे पास क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो यहां आ जाए। इसके लिए हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक सिंगल फेज की मोटर है, सिंगल फेज का क्वेश्चन है, आप लोगों को P निकालना होगा पहले। तो बताइए आप लोगों का वोल्टेज कितना है? 400। तो P बराबर कितना फॉर्मूला होता है गाइस? दिस इज VI cos phi। बताएं गाइस वोल्टेज कितना है? दिस इज 400। करंट कितना है? 31.7। और इस केस में पावर फैक्टर कितना है गाइस? सो द पावर फैक्टर विल बी 0.7 लैगिंग। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोग यहां से अपना P कैलकुलेट करेंगे। एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट द P देन हाउ मच इट विल बी। तो जब आप लोग यहां पर अपना P कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है आपका 8876। दिस इज, ध्यान रखें गाइस, दिस इज इन वॉट। बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को पावर फैक्टर कैपेसिटर लगाकर इंप्रूव किया गया है और पावर फैक्टर 0.9 बना दिया गया है। बताइए गाइस हमारा पहले पावर फैक्टर कितना था? cos phi 1 बराबर 0.7। बताइए गाइस हमारा नया पावर फैक्टर cos phi 2 कितना है? दिस इज 0.9। तो आप रिगार्डिंग टू दिस वन आप लोग यहां से tan phi 1 और tan phi 2 निकाल सकते हैं। दिस विल बी कैलकुलेटेड ओनली यूजिंग द कैलसी। अदरवाइज आप लोग tan बराबर साइन अपॉन कॉस करके या फिर फॉर्मूला लगाकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट देन इट विल बी 1.02 एंड इट विल बी 0.484। दीज आर द वैल्यूज। पावर फैक्टर नया और पुराना। आपको कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है गाइस, तो QC बराबर मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया आपको, दिस इज tan θ1 माइनस tan θ2। सो दीज क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू द कैलसी। जब आपका किसी कैलसी से रिलेटेड कोई एग्जाम हो या आपका मेंस का पेपर हो। बताइए हमारे पास P का वैल्यू कितना है? तो P का वैल्यू है 8876। दिस इज व्हाट विल बी द tan θ1? सो इट विल बी 1.02 एंड इट विल बी 0.484। बताइए आप लोग यहां से जो भी Q निकालेंगे गाइस मुझे बताओ, पैरेलल में आप कैपेसिटर लगा रहे हो, पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो Q का फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज V स्क्वायर अपॉन XC। पैरेलल में बताइए XC का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज ओमेगा CV स्क्वायर। XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट फ्रॉम हियर देन इट विल बी समवट लाइक 4757। दिस विल बी इट इज। गाइस बताइए यहां से क्या आप लोग अपना C निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। आप लोग इसके लिए ओमेगा यानी कि 2πf और वोल्टेज यानी कि 400 का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखें यहां से आंसर फेराडे में आएगा, बट अगर आपको आंसर माइक्रो फेराडे में चाहिए तो 10 की पावर 6 से आप लोग इसे मल्टीप्लाई करें, then the answer will be in microfarad, and when you will calculate the microfarad then it will be near about 94.7 microfarad। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन था सिंगल फेज में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इन द 3 फेज। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, सिंपली कैपेसिटर के थ्रू डिलीवर्ड रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे एंड दिस टाइम क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द 3 फेज। बात कर लेते हैं 3 फेज में सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा गाइस। थोड़ा सा क्या चेंज? सबसे पहले आप लोग अपना पुराना और नया पावर फैक्टर लिखें, तो आपका पुराना पावर फैक्टर 0.75 है गाइस, दिस इज 0.75। एंड आप लोगों का नया पावर फैक्टर कितना है? तो नया पावर फैक्टर की बात करें तो दिस विल बी 0.95। सो आई थिंक फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट गाइस द tan phi 1 एंड tan phi 2 जो आप लोगों के पास रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड के लिए यूज होगा। सर 3 फेज का क्वेश्चन कैसा है? देखो कैपेसिटर डेल्टा में कनेक्ट है बेटा, कैपेसिटर बैंक। क्लियर? तो सबसे पहले tan θ1 tan θ2 व्हेन यू विल कैलकुलेट देन इट विल बी दिस विल बी 0.88
और ये 0.328 आएगा जिसे आप 33 कह सकते हैं। दीज आर द पावर फैक्टर्स। सीधे QC का फॉर्मूला लगाएंगे गाइज। द फेमस फॉर्मूला इज tan phi 1 माइनस tan phi 2 और वैल्यूज पुट करेंगे गाइज। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो बताइए हमारे पास QC जो अभी यहां से आएगा, सबसे पहले हम P का वैल्यू पुट कर लेते हैं 80 किलोवाट। इसमें P निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं दीज आर 0.88 माइनस 0.33, तो ध्यान रखिए गाइज यहां से जो भी आंसर आएगा पहली बात तो वो हमारे पास 3 फेज का आएगा। क्लियर है? तो पहले तो हमारे पास यहाँ 44 आएगा गाइज, ये किलोवाट में है P का वैल्यू, तो ये भी kVAR में आएगा। गाइस ध्यान रखें कि ये QC जो आया है ये ओवरऑल 3 कैपेसिटर मिलकर कितना डिलीवर करेंगे ये हम लोगों को पता लगा है अभी तक। 3 कैपेसिटर बैंक डेल्टा में कनेक्ट है, तो हमने अभी ये पता किया कि 3 कैपेसिटर मिलकर कितना QC देंगे, सर इतना देंगे। बट आप लोगों से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, दिस इज 3 फेज। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सर फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ईच इन डेल्टा। किसी एक कैपेसिटेंस का वैल्यू दे दो सर, तीनों इक्वल है। बताओ 3 मिलकर इतना देते हैं, तो मैंने आपको हमेशा कहा कि आप 3 फेज के क्वेश्चन को सिंगल फेज में कन्वर्ट कर लो। तो बताइए सिंगल फेज यानी एक कितना देगा गाइस, डिवाइड बाय 3 कर दें। बताइए हमारे पास QC का फॉर्मूला कितना, दिस इज ओमेगा CV स्क्वायर, सो इट विल बी 44/3 गाइस। बताइए ये हमारा सिंगल फेज का है तो हम लोगों ने VP लिख दिया। बताओ क्वेश्चन डेल्टा का है तो डेल्टा में VP बराबर क्या होता है गाइज, तो अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो VP बराबर होता है VL/√3, सॉरी VL, इट इज इन डेल्टा, देन VP बराबर VL। बताइए अगर मैं इसी क्वेश्चन को स्टार में करूंगा तो सिर्फ सारी चीजें सेम होगी, VP की जगह क्या आ जाएगा VL/√3। सर लाइन में कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो भी वोल्टेज दिया होगा 3 फेज में दैट इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज। यहां से गाइज आप लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो 44/3 और ये kVAR चल रहा है, एंड आई थिंक फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द C, सो इट विल बी 44 kVAR मींस 10⁻³ नीचे 3 चल रहा है गाइज। ओमेगा का वैल्यू हमारे पास 2πf है और वोल्टेज की बात करें तो दिस इज 400 स्क्वायर। ध्यान रखें 10⁻6 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर विल बी कन्वर्टेड इनटू द माइक्रोफेराडे। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो अपने एंड पर आप लोग इसे कैलकुलेट करें गाइस, दिस विल बी 292 माइक्रोफेराडे। अब मान लीजिए ये तो आपके डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक का आंसर आया है कि एक कैपेसिटर इतने माइक्रोफेराडे का होगा। बताओ अगर आप इसी क्वेश्चन को गाइस किस में बनाएं, अगर आप इसी क्वेश्चन को किस में बनाते हैं, स्टार में, तो ध्यान रखना यहाँ VL/√3 होगा तो आपका 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान रखना जब आप इसे स्टार में निकालते हैं तो सिर्फ ये डेल्टा वाले आंसर का 3 टाइम्स कर देना, 3 टाइम्स कर देना। तो बताइए ये स्टार का आंसर हो जाएगा। सर करना क्या है स्टार में, स्टार में VP की जगह लिखना है VL/√3। बताओ √3 का स्क्वायर होगा तो 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इधर जाके। बताओ इस फॉर्मूला से क्या पता चलता है, बताओ स्टार की वैल्यू तो डेल्टा के कैपेसिटर की 3 गुना होगी यानी ज्यादा होगी। अब हमको ज्यादा वैल्यू का कैपेसिटर लेना है कि कम वैल्यू का, तो हमें चाहिए कम वैल्यू का। तो बताइए इकोनॉमी के मामले में कौन ज्यादा बेटर होता है, डेल्टा। इसलिए प्रैक्टिकली ध्यान रखें गाइज, कौन सा कैपेसिटर बैंक हम जनरली प्रीफर करते हैं, डेल्टा। तो ध्यान रखें डेल्टा कैपेसिटर बैंक इकोनॉमिक होता है क्योंकि इसकी वैल्यू स्टार के कंपैरिजन में डिवाइड बाई 3 टाइम्स होती है। मेरे ख्याल से आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा गाइज। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज द क्वेश्चन, लिसन वेरी केयरफुली गाइज। द क्वेश्चन इज सिंपली व्हाट, हमारे पास एक इंडस्ट्रियल लोड दे रखा है 4 मेगावाट का, 4 मेगावाट का लोड है और एक कैपेसिटर दे रखा है 2 MVAR का। फॉर्मूला सेम है, आपके पास QC बराबर कितना फॉर्मूला है, दिस इज P tan θ1 माइनस tan θ2। इस पूरे क्वेश्चंस कराने के बाद आपको पावर एंड पावर फैक्टर से कोई क्वेरी नहीं बचेगा। यहां आ जाए, आपको कैपेसिटर की पावर यानी 2 दे रखी है, आपको P यानी कि 4 दे रखा है। आप लोगों से विदाउट कैपेसिटर, जब कैपेसिटर गोज आउट ऑफ द सर्विस यानी बिना कैपेसिटर के पावर फैक्टर पूछा है यानी tan θ1 पूछा है। तो सर tan θ2 दिया है, हाँ विद कैपेसिटर हमें पावर फैक्टर यानी cos थीटा दे रखा है। तो बेटा आप जब इस cos थीटा से tan थीटा निकालेंगे तो ध्यान रखें यहाँ 0.25 आ जाएगा। सर ये कैसे आया, तो ध्यान रखना ये cos थीटा है, tan थीटा निकाल लेना, cos इनवर्स लेके tan लेके, तो बताइए यहाँ से tan θ1 निकल जाएगा गाइज, एंड द tan θ1 विल बी 0.75। एंड आई थिंक आप लोग यहाँ से अपना cos θ2 भी निकाल सकते हैं, सॉरी cos θ1। तो जब आप इस tan को cos में कन्वर्ट करेंगे गाइज, देन इट विल बी 0.8। सो दिस इज अवर पावर फैक्टर, दिस विल बी अवर आंसर। फॉर्मूला वही लगा है, सिंपली हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। क्वेश्चन बनाए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे गाइस, दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। अगर हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो आप लोगों को पावर फैक्टर को जब भी यूनिटी बनाना हो गाइस, तो एक काम करो, सिर्फ क्वेश्चन में Q निकाल लो। जैसे ही Q निकालोगे आपका काम हो जाएगा।
क्योंकि जितनी क्यू सर्किट में है वो पूरी की पूरी कैपेसिटर डिलीवर करेगा, तभी पावर फैक्टर यूनिटी बनेगा। तो बताओ ओवरऑल क्यू बनाने के लिए ये एस और पावर फैक्टर है, क्यू बराबर क्या होता है गाइज, एस साइन फाई इज द आंसर। एस कितना है 12, बताइए कॉस का वैल्यू 0.8 है तो साइन का वैल्यू 0.6, सो इट विल बी 7.2 और केवीए में है तो दिस इज केवीएआर। तो आप लोगों से रेटिंग ऑफ कैपेसिटर बैंक पूछी है, वो भी किसमें, केवीएआर में, तो वो आप लोगों ने आंसर कर दिया है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो यूनिटी पावर फैक्टर वाले में बिना टाइम वेस्ट किए ध्यान रखें कि पावर फैक्टर यूनिटी बनाने का मतलब है जितनी क्यू की डिमांड थी वो सारी की सारी डिलीवर कर दी, तो उसके लिए जितना क्यू आपके सर्किट में निकल रहा है उसे निकालो और वही हमारा क्यूसी हो जाएगा, यही हमारा क्यूसी हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर। क्लियर है गाइज? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। वी आर ऑलवेज अवेलेबल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। आप लोगों ने मेरी काफी क्लासेस ली होंगी आई थिंक यूट्यूब पर। तो इसी के साथ हमारा पावर एंड पावर फैक्टर का सेशन जो है वो कंप्लीट है गाइज। मैंने आपको टोटल पूरा थ्योरी और जिस तरह से क्वेश्चन कवर कराए हैं, इसे थोड़ा सा स्लोली करते हुए आप लोगों के बहुत अच्छे नोट्स बनवाए जाएंगे। दिस इज अ रिकॉर्डेड क्लास, व्हेन वी विल गो थ्रू द लाइव क्लास। जब हम लाइव क्लास में इन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे तो काफी स्लोली हम लोग इस टॉपिक्स पर बात करेंगे। और जो आज ये 1 आवर का सेशन था, ये जब हमारे लाइव क्लास में चलेगा तो ऑफ कोर्स डबल टाइम कंज्यूम करेगा 2 आवर्स, और उसमें आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएंगे। और इस बैच के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए गाइज। तो जिनको भी इस बैच में बिल्कुल इंटरेस्ट है उनके लिए मैं बता देता हूं गाइज कि आप लोग जो आप लोगों को नंबर दिए गए हैं, मेरे नंबर 9680249842, उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं या पंकज गर्ग सर को कॉल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भी आप लोग फिल कर सकते हैं। ओके गाइज, तो स्टे सेफ, stay learn with Nimbus Learning. Thank you guys. Best of luck. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.